कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो उनके कुछ आपके आईडीई होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये जो आईडीईज होते हैं ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें प्रोवाइडेड होती हैं। जिसने भी ये पाइथन जिसने भी लैंग्वेजेस बनाई होती हैं उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, क्लासेस होती हैं जिनको हम यूज करके अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन में हमारे पास दो इंटरैक्टिव मोड्स हैं, वन इज इंटरैक्टिव मोड एंड द अदर इज स्क्रिप्ट मोड। इन इंटरैक्टिव मोड वी कैन रन वन स्टेटमेंट अ टाइम। मीन्स हम एक स्टेटमेंट, आप लोगों ने कभी कमांड प्रॉम्प्ट पे काम किया है जो ब्लैक कलर Yes. की स्क्रीन आती है, तो उसमें क्या होता है, हम एक स्टेटमेंट देते हैं, हम एंटर करते हैं तो हमें उस स्टेटमेंट का आउटपुट मिलता है, फिर हम एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर एंटर करते हैं तो हमें उस स्टेटमेंट का आउटपुट मिलता है। तो सिमिलरली पाइथन में एक इंटरैक्टिव मोड होता है जिसमें सिंगल स्टेटमेंट एट अ टाइम रन करते हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड वो मोड होता है जैसे नोटबुक में हम कोई चीज लिखते हैं अपने, तो हमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया, हमने 4 5 6 लाइंस लिख दी, 10 लाइंस लिख दी, या जितने भी लाइन ऑफ कोड्स हमारे प्रोग्राम में रिक्वायर्ड हैं वो लिख दिए, और फिर हम उसको एक साथ एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो ये वो होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। तो दो टाइप के मोड्स होते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टार्ट पाइथन। मैं एक बार स्पाइडर आईडी स्टार्ट कर देती हूँ अपना, सो दैट हम स्विच कर करके उस पर देख सकें। मुझे क्या जो भी आपको बताना होगा ना, विल स्टार्ट डूइंग ऑन दैट। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। नो यू डोंट नीड टू ओपन इट, अभी मैं बस आप लोगों को बताती जाऊंगी साथ के साथ। See, this is your spider IDE. Okay. पाइथन शेल बोलते हैं, अगर हम इंटरैक्टिव मोड की बात करते हैं तो हम उसको पाइथन शेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्पाइडर आईडी है इसमें आपका दोनों ही चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। What happened? Are you able to see my screen? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंसोल 1/a लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज योर इंटरैक्टिव मोड, यहाँ पे लिखा है एनहांस्ड इंटरैक्टिव पाइथन। ओके, तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगी, सपोज आई राइट 1 + 2 एंड आई प्रेस एंटर, वी विल गेट द आउटपुट like this, output 3. Okay, and this part here where it is written untitled 0.py, this Ma'am, is your but why do we need both of them together at the same time? no, this is console. Interactive mode, interactive Python, this is control. Whatever we will write on this script mode, we'll get the output on the shell mode. Okay, on the Okay. interactive Python. That's why we need it. We don't get in any programming language, we never get output on the same page. Yes. Except C and C, Turbo C and C++. We'll get always get a console output. And in C also, we get output on console. Okay, Okay. so in any language we need a console part to run to execute our program. Okay, जब रन कराते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बन जाती है और उसको हम रन कराते हैं तो वो कंसोल पे ही रन होता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मोड जो होता है, इट इज फॉर राइटिंग द प्रोग्राम, जो एरर्स वगैरह होंगी वो हमें स्क्रिप्ट मोड पे आराम से दिख जाती है। इंटरैक्टिव मोड में सिर्फ एक लाइन, 1 लाइन एट अ टाइम है, अगर यहाँ पे कोई एरर होगी तो वो हमें मिल जाएगी। लाइक मैंने सेकंड प्रेस नहीं किया, मतलब सेकंड नंबर नहीं डाला, मैंने 1+ डाल के एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आ गया, ठीक है।
तो इंटरैक्टिव मोड का पर्पस है कि इट विल गिव यू आउटपुट फॉर ओनली वन लाइन साइमल्टेनियसली, सिर्फ सिंगल लाइन का आउटपुट आपको मिलेगा. वी कांट राइट मोर देन वन लाइन ऑन दिस इंटरैक्टिव मोड, बट इन स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट नंबर ऑफ कोड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मतलब बोलना चाह रही हूँ, दैट प्लीज पे अटेंशन वॉट एवर इज बीइंग, क्योंकि जो लोग नए हैं पाइथन के लिए या जिन्होंने अभी तक कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ही नहीं होंगी और उनको बहुत ध्यान से ये सब पढ़ना होगा, क्योंकि अगर ये बेसिक्स नहीं समझ में आएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी. और अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है कोई लैंग्वेज तो इट विल बी इजी फॉर यू एज कम्पेयर टू दी अदर्स, बट तब भी आपको जैसे कुछ चीजें हैं बेसिक्स जो पाइथन में डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, तो वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर सेट. तो इसके पहले कि हम कैरेक्टर सेट की बात करें, द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था स्कूल्स में, दैट वाज इंग्लिश, हिंदी, है ना. इंग्लिश या हिंदी, या बहुत लोग मराठी भी स्टार्ट करते हैं, बट इंग्लिश से जब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को पढ़ना, तो सबसे पहले हमें A to Z सिखाया जाता है. फिर उसके बाद कैपिटल A to Z सिखाया जाता है, फिर स्मॉल A to Z, उसके फोनिक साउंड सिखाए जाते हैं, फिर अल्फाबेट से हमें वर्ड्स लिखने सिखाए जाते हैं, फिर उन वर्ड्स से हमें सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाया जाता है. अब ये सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है. तो कोई भी लैंग्वेज होती है ना, तो उसका एक डेफिनेट कैरेक्टर सेट होता है, उसकी एक डेफिनेट ग्रामर होती है. तो जैसे आपका इंग्लिश हुआ या हिंदी हुआ, इन सब में भी आपका एक कैरेक्टर सेट है और ग्रामर है जिस डिफाइंड है ऑलरेडी. ठीक है, जिसके बेसिस पे हम सेंटेंसेस बनाते हैं. तो सिमिलरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें भी एक डेफिनेट कैरेक्टर सेट होता है. मतलब उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर्स हम यूज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में. ठीक है, और उसकी भी एक ग्रामर होती है जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं. इन प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम उसको सिंटैक्स बोलते हैं. ठीक है, तो जो भी कोड हम लिखते हैं वो हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. इंग्लिश में भी हम सेंटेंस लिखते हैं, हिंदी में भी हम सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. तो वही चीज यहाँ पे भी, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है. यहाँ पे भी ग्रामेटिकली वो सही होना चाहिए, जो भी सेंटेंस हम अपनी, जो भी स्टेटमेंट हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं. तो यहाँ पे वो जो ग्रामर होती है उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स. ठीक है, तो अगर मैं पाइथन के कैरेक्टर सेट की बात करूं, तो जो वैलिड कैरेक्टर्स हैं, द वैलिड कैरेक्टर्स एंड द सिंबल्स जो रिकॉग्नाइज करती है पाइथन आर, अल्फाबेट्स आर फ्रॉम A to Z, स्मॉल a to small z, एंड कैपिटल A to कैपिटल Z. नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. इनके कोई भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कोई भी वर्ड हम बना सकते हैं. बहुत सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स, बहुत सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स भी होते हैं पाइथन में. ठीक है, ये सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं. ठीक है, ये बिट वाइज ऑपरेटर्स में यूज होते हैं आपके जो पहले हैं, जिनको हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, इक्वल टू का साइन है जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, सेमी कोलन, कोलन, ब्रैकेट्स हैं आपके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं, डबल कोट्स है. ठीक है, प्लस, माइनस. ठीक है, डिवीजन के लिए यहाँ पर हम स्लैश यूज करते हैं, और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम मॉड यूज करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आपके स्पेशल सिंबल्स हैं जो इसमें यूज होते हैं. सिमिलरली व्हाइट स्पेस, जस्ट लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे ब्लैंक स्पेस का, एक स्पेस बार का जो यूज होता है कि कोई भी दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हमें स्पेस चाहिए होता है, व्हाइट स्पेस चाहिए होता है, तो उसको हम वैसे ही आपका पाइथन में भी व्हाइट स्पेस डिफाइंड होता है. तो इट कैन बी अ ब्लैंक स्पेस, इट कैन बी एंटर. जब हम दूसरी लाइन पे जाते हैं तो हम एंटर यूज करते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर कैरेक्टर सेट. अब कैरेक्टर सेट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है टोकन्स. जस्ट लाइक योर इंग्लिश लैंग्वेज, हम इज अगर लिखते हैं तो इज आइडेंटिफाइड बाय योर दिस लैंग्वेज. मतलब अगर हम इज लिख रहे हैं तो वो लैंग्वेज आइडेंटिफाई करेगी, है ना. इसका मतलब क्या है होता है इंग्लिश में, है ना. ही इज अ बॉय, तो हम ही लिख रहे हैं, तो ही भी क्या है, एक वर्ड है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. इज भी एक वर्ड है. हम वहां पे कोई ऐसा वर्ड नहीं इनपुट कर सकते हैं जो कि वो लैंग्वेज आइडेंटिफाई ना कर पाए, कि हमें समझ में ही नहीं आएगा सेंटेंस में लिखा गया है.
तो वही चीज टोकन्स होते हैं। टोकन्स एक लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं कि जो भी स्मॉलेस्ट वर्ड्स होते हैं, जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, एडिशन का सिंबल है जैसे प्लस, माइनस का सिंबल है जैसे माइनस, तो जो भी ये सिंबल्स होते हैं, छोटे से छोटी जो यूनिट होती है हमारे लैंग्वेज में, जिसको कि इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई कर सके, उसको हम बोलते हैं टोकन्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टोकन्स हैं यहाँ पे, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, पंक्चुएटर्स, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये सब हम लोग देखते जाते हैं एक एक करके आगे। Identifiers are used to identify some variables, functions, जो भी हम सपोज इंग्लिश लैंग्वेज में है, या आइडेंटिटी हम जिसको बोलते हैं ना, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा नाम, हमारा आईडी नंबर, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो सिमिलरली पाइथन में भी जो वर्ड्स हैं, वो उनके जो नाम हैं, जो भी हम डिफाइन करते हैं, हम अपनी तरफ से जो डिफाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, इनिशियली सपोज मुझे ऐड करने हैं 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स ऐड करने हैं, बट हमें वो नंबर्स जो है, आपने ये उसमें वेरिएबल्स तो पढ़ाई है मैथ्स में, तो जब हमें वेरिएबल एक लेना होता है, सपोज मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a, तो उसमें असाइन की एक वैल्यू। ठीक है, तो ये जो a है, ये क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, फॉर अ वेरिएबल आइडेंटिफायर है। ठीक है, या हमें कोई फंक्शन बनाना है, तो मैथ्स में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं, इसमें आपके बहुत सारे, पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन भी होंगे। यहाँ पे हम अपनी तरफ से फंक्शंस बना भी सकते हैं। सपोज मुझे 2 नंबर्स को ऐड करने का कोई फंक्शन बनाना है, आई विल सिंपली राइट ऐड, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाऊंगी, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकती हूँ। या डिफाइन करने का एक अलग तरीका है, वो जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगी आपको तो बताऊंगी। डेफ यूज करते हैं कीवर्ड, और उसके बाद ऐड करते हैं। तो फंक्शंस हुए, क्लास हुए, इन सब का हम कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी कोई नई चीज अपनी डिफाइन कर रहे हैं लैंग्वेज में, और उसका कुछ नेमिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, it can be your variable, it can be your function, it can be your class, module, या कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिफायर्स हैं, इनको डिफाइन करने के लिए रूल्स होते हैं। जस्ट लाइक इंग्लिश, अगर हमें किसी का नाम देना है, तो हम हमेशा उसका कोई भी नाम जो है वो एक लेटर से स्टार्ट होता है ना, कि अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो सकता है, वाई से स्टार्ट हो सकता है। हम कभी वो नाम 0 से या 1 से या 2 से ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो एक रूल है कि हम नाम बनाएंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे कि हमें अल्फाबेट से स्टार्ट करने हैं नेम किसी का भी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि सेट ऑफ रूल्स गिवन है, जिससे हम किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इट शुड स्टार्ट विथ कैपिटल A टू कैपिटल Z। ठीक है, A टू Z हो सकता है, स्मॉल a टू z से भी स्टार्ट हो सकता है। जनरली हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर हम सिंपल वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे हमें एडिशन के लिए वेरिएबल्स लेना है, तो हम उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा है, ये यूजर डिफाइंड है, इट इज अप टू यू। बट हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो हम उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, या क्लास बना रहे हैं तो उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल है तो उसको स्मॉल से स्टार्ट कर देंगे। Usually, functions we start with small letters, and हाँ with the हाँ second हाँ word it is capital letter. हाँ हाँ, तो इट डिपेंड्स, मतलब ये कुछ वो ऐसा कुछ रूल नहीं है इसमें, बट हमने इसको फॉलो करना शुरू किया है कि मतलब एज अ हैबिट, कि अगर कोई और हमारा कोड पढ़े तो उसको वो आइडेंटिफाई कर सके। हालांकि इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन पाइथन की कौन सा आपका फंक्शन है, कौन सा आपका क्लास है, लेकिन इन जनरल ये डिफाइन कर देते हैं कि अगर आपको क्लास डिफाइन करनी है तो हम उसको कैपिटल लेटर से ही लेंगे। ठीक है, वेरिएबल है तो हम उसको स्मॉल से लेंगे। मतलब इट इज नॉट प्री डिफाइंड, ऐसा नहीं है कि अगर हम क्लास का नेम स्मॉल लेटर से लेंगे तो इट विल गिव यू एन एरर। ठीक है, हम इसको स्मॉल से भी ले सकते हैं, बट इट विल बी फीजिबल अगर हम उसको कैपिटल से लेते हैं, या वेरिएबल नेम है उसको स्मॉल लेटर से लेते हैं। ठीक है, फंक्शंस भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, क्लासेस कैपिटल से स्टार्ट होती है, इवन मॉड्यूल्स भी स्मॉल से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नेम भी स्मॉल से ही स्टार्ट होते हैं। तो इन जनरल हम स्मॉल लेटर्स प्रेफर करते हैं, बस क्लास के लिए फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर लेते हैं। Still it is not a rule. ठीक है, तो your identifier name should start with a cap, मतलब with an alphabet or an underscore followed by other letters and a digit and some digits also. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं लिख रही हूँ A1, तो ये एक आइडेंटिफायर है, मतलब एक वेरिएबल नेम हो सकता है।
ठीक है, मैं लिख रही हूँ अंडरस्कोर ए, तो ये भी एक वेरिएबल नेम हो सकता है, ए अंडरस्कोर ये भी एक वेरिएबल नेम हो सकता है, ठीक है। बट जब भी हम वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, इसके कोई भी अगर दो लिख रही हूँ तो आई कांट से ए स्पेस वन, ठीक है, या ए हाइफन वन, हम इसमें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल नेम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है दैट इज अंडरस्कोर, इसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर्स दैट वी यूज इज 0 to 9, इसके अलावा और कोई नंबर होता भी नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9, 0 to 9 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जो तीन चीजें यूज होती हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और अंडरस्कोर, ठीक है। कोई भी पंक्चुएशन कैरेक्टर नहीं अलाउड होते हैं जावा पाइथन के आइडेंटिफायर में, ठीक है। दूसरा केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव टर्म का मतलब आप सबको पता होगा कि आजकल सबकी जीमेल आईडी होती है, फेसबुक नहीं है तो जीमेल आईडी सबकी होती है। तो जीमेल आईडी में आप यूजर नेम जब डालोगे ना, आईडी में जब भी आप यूजर नेम डालते हो तो आईडी कहीं कहीं किसी किसी एप्स के लिए केस सेंसिटिव होती हैं, बट हमेशा नहीं होती। जैसे आपकी जो बैंकिंग एप्स होती हैं उनके लिए आईडी भी कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ में होती है केस सेंसिटिव, कुछ कुछ में नहीं होती है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जैसा आपने एंटर किया है एग्जैक्टली वैसा ही आपको हर जगह एंटर करना है। लाइक पासवर्ड, अगर पासवर्ड में मैंने कैपिटल एन लिया हुआ है कहीं, तो मेरे को जब भी पासवर्ड डालना होगा तो उसमें कैपिटल एन ही डालना होगा, हम उसमें कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो केस सेंसिटिव का मतलब है एज इट इज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लाइक इसमें देखो एक एग्जांपल है, मैन पावर, M is starting with capital M and this is starting with a small m, तो दोनों अलग अलग होंगे। अगर मैं मैन पावर दो बार लिखती भी हूँ और एक का फर्स्ट जो अल्फाबेट है दैट इज कैप्स एंड दूसरे का स्मॉल लेटर्स में है, तो भी दोनों अलग अलग होंगे पाइथन में, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ कैपिटल ए, एक वेरिएबल लेती हूँ और दूसरा स्मॉल ए लेती हूँ, तो दीज टू आर डिफरेंट इन पाइथन, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. आइडेंटिफायर्स आए थे तो वेरिएबल्स की बात करते हैं हम। ठीक है, अगेन वेरिएबल भी आपका यूनिकली आइडेंटिफाइड नेम होता है जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट, जैसे ही आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है हमारे पाइथन में, ठीक है। इसके कंसोल पे एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज स्टोर होती हैं वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल्स तो लेकिन एक मेमोरी स्पेस को हाँ मेमोरी एड्रेस को हाँ मेमोरी एड्रेस को करता है, बट एज सून, हाँ ये ठीक है, जो वेरिएबल है इट विल बी अ नेम ऑफ योर, इट विल नॉट बी अ नेम ऑफ योर, वो हम जो भी मेमोरी जहाँ पे भी आपका कोई भी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है उस एक स्पेस का नाम हम वेरिएबल से दे देते हैं। बट पाइथन में ऐसा होता है कि जैसे ही आप वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, तो इट विल बी रेफर्ड टू एज एन ऑब्जेक्ट। तो एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप कोई चीज डिफाइन कर रहे हो, जैसे ही कोई चीज आप डिक्लेयर कर रहे हो, कोई भी असाइनमेंट कर रहे हो, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एन आइटम और एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ही रेफर करते हैं। अब जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वो आपकी स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब किसी का नाम दे रहे हैं हम, है ना, तो दैट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। एड्रेस दे रहे हैं तो वो भी आपका स्ट्रिंग या अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। या किसी की एज बता रहे हैं तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, इंटीजर होगा एज, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। पाइथन में हम असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे पाइथन में आपको अलग से कोई डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पे एज सून एज वी असाइन सम वैल्यू टू द वेरिएबल, वो अपने आप ही उसका डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है। तो मतलब अगर मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू 10, तो अपने आप ही क्या करेगा, ये एक मेमोरी में एक स्पेस ले लेगा,
आपकी सपोज ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे एक आपका वेरिएबल क्रिएट होगा a, जो कि इस स्पेस को पॉइंट आउट करेगा और इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी 10, जो कि क्या होगी आपकी इंटीजर टाइप होगी। ये कोई भी आपका मेमोरी स्पेस हो सकता है, सपोज 10010 समथिंग है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे हमें अलग से डेटा टाइप नहीं देना पड़ता है कि a आपका इंटीजर टाइप का होगा। जैसे ही आप a = 10 लिखोगे, वो अपने आप ही एक वेरिएबल लेगा और उसको इंटीजर टाइप डिफाइन कर देगा, ठीक है। ये सब एडवांटेजेस भी हैं आपके पाइथन के, कि यहाँ पे अलग से हमें डिक्लेरेशन नहीं करना होता है वेरिएबल का, ठीक है। अगर आप कोई स्ट्रिंग टाइप का लोगे तो अपने आप ही उस न्यू वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा। बाकी जो लैंग्वेजेस थी आपकी, जावा है, C++ है, इन सब में आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता था वेरिएबल, ठीक है। तो लेट मी आस्क यू दिस थिंग, कौन बताएगा मुझे कि इसमें से कौन कौन से जो आइडेंटिफायर नेम्स हैं वो वैलिड हैं और कौन कौन से वैलिड नहीं हैं, और अगर वैलिड नहीं है तो व्हाई इज दैट सो? अद्वैत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अद्वैत। Yes, ma'am. Tell me the first one, serial_number dot. Is it a valid identifier or not? Starts. Yes, ma'am. No, there's a dot. Is that a problem? Yes. So it is not a valid identifier because it contains a dot at the end of the variable name. Okay, and dot is not allowed in variable names. Okay, next will tell me. Khyati, please unmute yourself. नहीं है, okay, someone else can tell me. First_room, is it valid or not? No. Yes, because it starts with a number. Okay, next, third one is valid or not? Ma'am, No. but there is no Not data type valid. for alphanumeric or what? No, it will be alpha. If it is It should alphanumeric start also, with- it should start with a alphabet or a underscore. Okay. Okay. Okay, Khyati, $100 Ma'am, it's is invalid. invalid. Okay. It is invalid because it contains dollar at the end, and dollar is not defined for identifier names. Total marks, fourth one. Invalid. Invalid because Valid. it contains a space Space. between it. Okay. Okay. Next, total marks, total_ marks. Valid. This is valid. Good. Total hyphen marks. Invalid. Invalid because this indicates a subtraction Hyphen. symbol. Okay. This seventh one, Valid. underscore Valid. percentage. This is valid because a variable name can start with a underscore. True. Valid. Invalid. Invalid, beta. Invalid. Because true Keyword. is a It is a keyword. It is a keyword. You will study it later. Oh on. yes. Okay. True is a keyword. Okay. So next is assigning value. As I told you, assigning value is very easy in this. If we have, I can take a number and assign any value to it, okay, with the help of assignment operator. But there is a difference in other languages, and this is that we can do multiple assignments in a single line. Like I can write a comma b comma c is equal to 1 comma 2 comma 3. This means a will be assigned value 1, b will be assigned value 2, and c will be assigned value 3. Are you getting it? और यहीं पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं. सपोज मैंने लिखा a, b, c is equals to 1,
4 कॉमा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ले सकती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ABC ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 असाइन हो जाएगा A को, 4 असाइन हो जाएगा B को, और ABC क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी C को। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसमें अपने आप ही यहाँ पे मुझे कहीं पे भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे अपने आप ही, जैसे as soon as we assign a value to a variable, it takes the type of the data, ठीक है। जिस भी टाइप का डेटा हम असाइन करेंगे अपने वेरिएबल को, वो अपने आप ही उसका डेटा टाइप ले लेता है। क्लियर है? लाइक सी काउंटर इज इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पे काउंटर जो वेरिएबल होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। माइल्स इज इक्वल्स टू 1000.0, तो यहाँ पे हम फ्लोट बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो माइल्स का जो डेटा टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम, नेम में हम स्ट्रिंग लेते हैं, ऑब्वियसली नेम जो है स्ट्रिंग फॉर्म का होगा। किसी को कुछ पूछना है अभी तक में? सी मल्टीपल असाइनमेंट, ये मैंने आपको बताया। अब अगर यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट्स कर रही हूँ, सपोज A कॉमा B कॉमा C, कौन सा पॉइंट? लास्ट पार्ट आपने अभी जस्ट जो पढ़ा। ओके, मैं बताती हूँ। A कॉमा B कॉमा C सपोज मैंने लिखा है और मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज दी हैं, तो इट विल गिव एन एरर कि जो आपका C वेरिएबल है इट इज नॉट डिफाइंड या इट इज नॉट असाइंड एनी वैल्यू, ठीक है। तो जितने मल्टीपल अगर मैं मल्टीपल असाइनमेंट्स कर रही हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी वेरिएबल्स लूंगी उतने डिजिट्स मुझे इस साइड राइट हैंड साइड पे देने होंगे, नंबर्स या स्ट्रिंग जो भी होंगे, ठीक है, वो देने होंगे। लास्ट पॉइंट क्या था, नेम में जो वैल्यू असाइन की हुई है वो नहीं समझ में आई? देखिए नेम में मैंने स्ट्रिंग टाइप असाइन किया हुआ है। फ्लोटिंग पॉइंट मैं बताऊंगी आपको अभी आगे। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना उनको हम फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। डेसिमल नंबर्स को हम, डेसिमल्स जो होते हैं दैट आर प्रोग्रामिंग, दैट आर फ्लोटिंग नंबर्स, फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम उनको फ्लोटिंग बोलते हैं, जो पॉइंट में वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और जो नेम्स होते हैं जिनको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, जैसे मैंने नेम लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, मैंने अपना नाम लिख दिया सौम्या, तो जो भी चीजें डबल इन्वर्टेड कॉमा में है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है इसमें, तो उसको हम रेफर करते हैं एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। एक और है आपका मल्टीपल असाइनमेंट लाइक दिस, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1, तो हमें सिंगल वैल्यू ही असाइन करनी है अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को, तो उसको हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? सो लेट्स कंटिन्यू विद रिजर्व्ड वर्ड्स। ये आपके कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे कीवर्ड्स का मतलब है कि जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं बहुत सारे, हर वर्ड का एक डेफिनेट मीनिंग होता है, वी कांट चेंज दैट मीनिंग, है ना। तो वैसे ही हमारी जो लैंग्वेजेस होती है उनकी लाइब्रेरी में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हम नहीं चेंज कर सकते, जिनको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ट्रू आया था लास्ट में, जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस देखे थे आइडेंटिफायर नेम्स के, उसमें ट्रू आया था, तो मैंने बोला ट्रू इज अ कीवर्ड, तो उसको हम वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। तो जिन भी वर्ड्स की वैल्यूज पहले से डिफाइंड हैं उनको हम अपने वेरिएबल नेम में नहीं यूज कर सकते या हम उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते, तो उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स। तो कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स ये हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मैंने एक जो स्क्रीनशॉट ले लिया है जो आपके कुछ हैं उसके, जैसे एंड है, ये आपका एंड ऑपरेटर है जो हम लोगों ने पढ़ा है बूलियन अलजेब्रा में, ठीक है। नॉट है, नॉट आप ऑपरेटर, और ऑपरेटर है, ठीक है। ब्रेक, कहीं भी आपका जैसा लाइन ऑफ कोड्स चल रही हैं तो उसको कोड्स को ब्रेक करने के लिए, या कोई लूप चल रहा है तो लूप को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक यूज करते हैं। क्लास डिफाइन करता है, जैसे क्लास है तो आपका अगर हमको क्लास को डिफाइन करना है तो हम यूज करेंगे क्लास कीवर्ड।
ठीक है, DEF डेफ होता है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो हम DEF यूज करते हैं। इफ अगेन आपका एक कीवर्ड है, तो जब भी हमें कहीं भी कंपैरिजन करना होता है या ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के लिए इफ यूज होता है। इम्पोर्ट, जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं ऑलरेडी डिफाइंड, उनको यूज करने के लिए हमें सपोज मैथ्स का साइन कॉस टैन ये सब फंक्शंस अगर अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं, तो उसके लिए मुझे मैथ्स नाम का एक मॉड्यूल है वो इम्पोर्ट कराना होता है। हम डायरेक्टली उसको नहीं यूज कर सकते, तो हम उसके लिए इम्पोर्ट फंक्शन यूज करते हैं। क्लास डिफाइन, क्लास, ये जो क्लास है आपका, ये न्यू क्लास डिफाइन करने के लिए यूज होता है। क्लास क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्लास के बारे में आपको। लास्ट टर्म पे याद होगा आपको, मैंने कार का एग्जांपल लिया था एक, कि सपोज मैं बात करती हूँ कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, i10, उसका एक डेफिनेट नंबर है, ठीक है, एक नंबर है n1, मैंने नंबर दे दिया उसको, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इस n1 की बात करूं तो n1 इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मैं कार लिखती हूँ, तो कार का क्या मतलब है कि एक कार क्लास है, इट कैन बी एनी कार, इसके अंदर आप कोई भी कार आ सकती है, ठीक है। इट कैन बी SUV, ठीक है, इट कैन बी अ सिंपल लाइक नैनो, है ना। तो कार के अंदर कोई भी कार आ सकती है, तो ये कार क्या है, एक क्लास है। और यहाँ पे इस कार का एक ऑब्जेक्ट है, जो एक पर्टिकुलर एंटिटी की बात कर रही हूँ, जो दैट इज प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास जो है डिफाइन होती है, सपोज हमने, आप जैसे है अभी आप लोग 60 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बोलूंगी 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, इट इज अ क्लास, ठीक है। बट अगर मैं एक सिंगल स्टूडेंट की बात करती हूँ जिसकी ID 001 है, तो वो क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। क्लियर है अभी? We will go in details later on. अभी के लिए इतना समझ में आया? किसने पूछा था? I'll tell you it later क्यों यूज होता है ये। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्लास को यूज करते हैं, ठीक है। We'll come to that point. जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स में जाएंगे तब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द वर्ड कम्स लिटरल्स। जैसे हम वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करते हैं, मैंने लिखा नंबर इज इक्वल टू 76, ठीक है। तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर एक आइडेंटिफायर है, नंबर से मैं ये नहीं पता कर सकती, नंबर कैन होल्ड एनी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 76 नहीं लिखती हूँ, आई हैव नॉट रिटन 76 हियर, तो नंबर में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। बट अगर मैं 76 लिख रही हूँ, तो ये जो 76 है, इट इज अ लिटरल। तो जो भी नंबर्स या नेम्स हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं, दैट इज योर लिटरल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यूज जो होती हैं उनको हम लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स को या कांस्टेंट्स को जो हम डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं, दैट आर नोन एज लिटरल्स। क्लियर है? देखिए, इफ यू टेक अ नंबर 759, you can quickly recognize it, मतलब हम 76, अगर मैंने बोला 76 है, तो 76 अगर हम देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इंटीजर है या एक नंबर है, ठीक है। अगर मैं कोई नाम लेती हूँ, सौम्या, नेहा, मैं नाम ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या, उसका क्या मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है। तो कोई भी वैल्यू जो होती है हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं कि दिस इज अ वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं लिटरल। और ये जो वैल्यूज होती हैं ये असाइंड होती हैं किसको, वेरिएबल्स को। क्लियर है? ये देखिए आपके टाइप्स ऑफ लिटरल्स हैं, ये डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। अभी आज मैं डेटा टाइप भी स्टार्ट करूंगी, इसके बाद डेटा टाइप्स पे ही आएंगे। तो लिटरल्स आपके न्यूमेरिक हो सकते हैं, न्यूमेरिक में आपके इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप सबने पढ़े हुए हैं, पढ़े ही होंगे 11th में हो तो। इंटीजर्स आपके हो गए नॉन डेसिमल नंबर्स, इंटीजर्स भी आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स इज योर नॉन डेसिमल नंबर्स, जो होल नंबर्स होते हैं, जिनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होंगे। फ्लोट जो होते हैं वो आपके जो होते हैं वो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा डेसिमल्स होंगे। तो अगर मैं सिर्फ 7 भी लिखूंगी,
अगर वो फ्लोटिंग टाइप का है तो कंप्यूटर विल टेक इट एज 7.0. ओके, अपने आप ही वो उसको डेसिमल में चेंज कर देगा, फ्लोट में चेंज कर देगा. और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो आपका a प्लस बी आई के फॉर्म में होते हैं. पाइथन में हम बी जे लिखते हैं इन प्लेस ऑफ आई. ठीक है, तो जैसे ही हम a प्लस बी जे लिख देंगे वो अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स. अगेन स्ट्रिंग की बात अगर मैं करूं तो स्ट्रिंग जैसा मैंने आपको बताया था, कोई नेम है, नेम इज इक्वल टू, सपोज मैंने ए बी सी ले लिया. ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रिंग हो गया. ए बी सी इज अ स्ट्रिंग लिटरल. ठीक है, नेम नहीं, नेम इज अ वेरिएबल एंड ए बी सी इज अ स्ट्रिंग लिटरल. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना यहाँ पे. लिटरल्स ये वेरिएबल है, ठीक है, ये आपका लिटरल है ऑफ स्ट्रिंग टाइप. तो जब ये स्ट्रिंग आपका इस वेरिएबल को असाइन होता है तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है. ठीक है, तो स्ट्रिंग भी आपके अगेन 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन. जब हम एड्रेस लिखते हैं, जब हम किसी का एड्रेस लिखेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में जाए, इट कैन बी इन अ मल्टीपल लाइन. तो ए बी सी, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे सी डी एफ. ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे. ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे. तो ये आपका मल्टीपल लाइंस ऑफ स्ट्रिंग्स हो गया. क्लियर है. नेक्स्ट इज बूलियन. बूलियन अगेन आपका ट्रू फॉल्स के फॉर्म में होता है. कहीं कहीं आपका बूलियन, किसी किसी बुक में बूलियन आपका सब टाइप होता है ये इसका इंटीजर का. रीजन उसका ये है कि बूलियन में मतलब ट्रू फॉल्स तो वैसे भी सिस्टम में कहीं नहीं होता है, इट इज आइदर जीरो और नॉन जीरो. ठीक है, जीरो होता है या नॉन जीरो होता है. तो अगर जीरो है तो हम उसको फॉल्स लेते हैं और अगर नॉन जीरो है तो हम उसको ट्रू लेते हैं. ठीक है, तो कहीं कहीं इसको बूलियन को सब टाइप ऑफ इंटीजर भी बोला जाता है, बट अगर आप अलग से भी उसको लिखते हो देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, मल्टी लाइन में बताती हूँ फिर से. बूलियन क्लियर है. मल्टी लाइन असाइनमेंट्स में अगर सपोज जब हम एक से सिंगल लाइन में क्या है कि मैं सिंगल लाइन में पूरा एक स्ट्रिंग दे रही हूँ, लेकिन मल्टी लाइन में क्या है, अगर मैं मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग देती हूँ तो उसको मैं मल्टी लाइन बोलती हूँ. जैसे मैं एड्रेस लिख रही हूँ और वो एक से ज्यादा लाइन में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल लाइंस. सपोज एड्रेस है मेरा 101, स्ट्रीट नेम कुछ दे दिया, स्ट्रीट ABC हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सिटी दे दी इसमें, सिटी मुंबई. ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल लाइंस में आ रहा है. एक से ज्यादा लाइंस में जब हम असाइनमेंट करते हैं तो इसको हम मल्टी लाइन बोलते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग को. नेक्स्ट इज स्पेशल लिटरल. मैंने आपको जैसे बूलियन में होता है ना आइदर ट्रू आइदर जीरो और नॉन जीरो, तो स्पेशल लिटरल में होता है कि ना ही वो नॉन जीरो है ना ही वो जीरो है. यहाँ पे एक स्पेशल लिटरल होता है जिसको हम बोलते हैं नन, NONE, नन. ये मैं अभी डेटा टाइप पढ़ाऊंगी तो उसमें है डिटेल में. ठीक है, तो स्पेशल लिटरल हियर इज नन. ठीक है, और लिटरल कलेक्शंस में आपके आते हैं लिस्ट. ये सारे डेटा टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे अभी. लिस्ट आते हैं आपके, ट्यूपल्स आते हैं, और क्या आता है, डिक्शनरी है. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी लिटरल्स कलेक्शंस में आती हैं. तो आई गेस वी कैन स्टार्ट विद डेटा टाइप नाउ. लिटरल्स सबको समझ में आया, लिटरल्स होते क्या हैं. डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशंस, मतलब स्पेशल लिटरल्स और लिटरल्स कलेक्शंस अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं भी समझ में, तो लिटरल्स का बेसिक मीनिंग सबको समझ में आ गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लिटरल. लास्ट वन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वो अभी मैं डेटा टाइप समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा. इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ लिटरल. वो तो डेटा टाइप समझोगे ना जब मैं डिटेल में बताऊंगी तो अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो लिटरल का मीनिंग समझ में आया है. व्हाट इज अ लिटरल. लिटरल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. टाइप्स ऑफ लिटरल्स पे मत जाओ अभी, वो मैं डेटा टाइप बताऊंगी तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. जो भी हम वैल्यूज देते हैं दैट आर लिटरल्स. ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स पे आओ. स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स में जैसे अभी एक ड्रॉ किया था हम लोगों ने कि मैंने एक वेरिएबल लिया, ये आपका क्या है, मेमोरी है. ठीक है,
ये मेमोरी स्पेसेस आपकी सबके अलग अलग कुछ नंबर्स हैं, 10110 है। मैंने एक वेरिएबल लिया a, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ये पॉइंट करेगा इस मेमोरी लोकेशन को, और a में जो भी मैं वैल्यू असाइन कराऊंगी वो इसमें चली जाएगी। सपोज मैंने a इक्वल टू 100 किया था, तो इस एड्रेस पे 100 स्टोर हो जाएगा और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि इसको पॉइंट करेगा। अब जैसे ही मैं इसको 100 असाइन करती हूँ, क्योंकि 100 क्या है, एक इंटीजर है, तो a का जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज के लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर मैं किसी होल नंबर की बात करूं, या सपोज -100 है, तो ये क्या है, एक इंटीजर है। तो -100 अगर मैं किसी भी वेरिएबल को असाइन करूंगी तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अगर मैं 10.31 किसी वेरिएबल को असाइन कर रही हूँ तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, हाँ, तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप्स है हमें अब ये स्टडी करना है कि कितने स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं हमारी पाइथन में। ठीक है, तो पहला है नंबर्स, जिसमें आपका वही इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है लिस्ट एंड टपल्स। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ विद अ न्यू दिस पीपीटी, वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, जो कि डेटा टाइप पे है। Is my screen visible? Yes, ma'am. See, नंबर डेटा टाइप होता है वो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, या जिसको हम रियल पॉइंट नंबर्स भी बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर जो होता है इन जनरल हम उसको इंट लिखते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स हैं इंटीजर्स के, -12, -3, 0, 125, 2, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं, जिसमें डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं। और जो भी डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके फ्लोट कैटेगरी में आते हैं। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i या 2 - 2i, तो ये आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स। हाँ मैम वो तो इमेजिनरी होता है ना मैम, कॉम्प्लेक्स तो सारे नंबर होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे डेफिनेशन है ना सारे नंबर्स की अलग अलग, यहाँ पे हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। जावा में होता है कॉम्प्लेक्स, बट उसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है जावा में, मतलब हमें अलग से उसकी क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई इशू नहीं है, बहुत इजी होता है इसमें डिफाइन करना। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i है, जनरली हम मैथ्स में 3 + 4i या a + bi के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे i की जगह हम j यूज करते हैं। तो एज सून एज यू विल राइट 3 + 4j, वो अपने आप ही जो आपका इंटरप्रेटर है इट विल कंसीडर इट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जैसे एडिशन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए रियल पार्ट और इंटीजर जो आपका ये इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग अलग ऐड करना है। तो ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जावा में क्या है, हमें रियल पार्ट को अलग ऐड कराना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट को अलग ऐड कराना पड़ता है, फिर उसको डिस्प्ले कराना होता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली करा सकते हो। नेक्स्ट इज बूलियन। बूलियन डेटा टाइप या बूल बोलते हैं इसको, ये वही जो मैंने आपको बताया था, कहीं कहीं इसको इंटीजर का सब टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ यूनिक डेटा टाइप जहां पे 2 कांस्टेंट्स होते हैं, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। ट्रू मींस नॉन जीरो एंड फॉल्स मींस जीरो। ठीक है, ट्रू मींस नॉन जीरो एंड फॉल्स मींस जीरो। तो अगर कोई भी मैंने इनपुट दिया है सपोज, और मुझे चेक करना है इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स,
तो अगर जो वैल्यू है वो 0 नहीं आ रही है तो इट विल ऑटोमेटिकली बी ट्रू, और अगर 0 आ रही है तो उसको हम फॉल्स मान के चलते हैं। ठीक है, जहां पे भी हम कंपैरिजन करते हैं, सपोज a इज ग्रेटर देन 10, तो अगर a ग्रेटर देन 10 मतलब अगर a की वैल्यू 12, 13, 14 आ रही है तो उसको हम बोलेंगे ट्रू है, और अगर a की वैल्यू 8, 9, 10, 8, 9 या 6, 7 आ रही है कुछ जो कि 10 से छोटी है, तो वहां पे हम फॉल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 और नॉन जीरो के बीच में ये वेरी करता है। अगर नॉन जीरो है तो वो हो गया आपका ट्रू, और अगर 0 हो गया तो इट इज योर फॉल्स। देखो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैं उसको पाइथन आईडी पे ही करके दिखाती हूँ, पाइथन पे करके दिखाती हूँ बुलियन वगैरह भी। ठीक है, लेट मी शेयर इट, इसको मैं कॉपी ही मैं पाइथन वाली स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्पाइडर आईडी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्क्रिप्ट मोड में, वेरिएबल इज इक्वल टू 100 लिखा मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी टाइप var। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। देखो वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल नेम लिया var जिसमें मैंने 100 असाइन कराया है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रिंट यूज करते हैं हम आउटपुट के लिए, जो भी आउटपुट में मुझे प्रिंट कराना होता है, जो भी मुझे देखना होता है, प्रिंट फंक्शन उसके लिए यूज होता है। ठीक है, टाइप यहाँ पे बता रहा है कि किस टाइप, क्या डेटा टाइप है मेरे इस वाले वेरिएबल का, वैर का डेटा टाइप क्या है। तो जब मैं इसको रन कराऊंगी तो आउटपुट में मुझे अपने आप ही इसका डेटा टाइप मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्लास इंट, यहाँ पे कंसोल वाले पार्ट पे देखो राइट हैंड साइड पे, तो क्लास यहाँ पे इंट दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल को जो डेटा टाइप असाइन हुआ है, वेरिएबल जो है उसका जो डेटा टाइप है वो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल इसकी जगह 7, 6 कर देती हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन कराऊंगी तो ऑटोमेटिकली ये इसका क्लास क्या ले लेगा, फ्लोट ले लेगा। ठीक है, इसका डेटा टाइप चेंज हो गया, वो क्या आ गया, फ्लोट आ गया, है ना, ये दिख रहा है। अब सपोज वेरिएबल में मैं डाल रही हूँ ट्रू, ठीक है, ट्रू इज अ कीवर्ड, इसको मैं रन कराऊंगी तो यहाँ पे क्लास क्या ले लिया, बूलियन ले लिया। ठीक है, अभी सपोज मैंने a इज इक्वल टू 10 कराया, लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया Ma'am, colon would be required. सॉरी, And there's, ma'am, you wrote in Java 1, right? सी यहाँ पे मैंने क्या किया, जिसको बूलियन नहीं समझ में आ रहा है, बूलियन डेटा टाइप ना, उसके लिए मैं बता रही हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, a को एक वैल्यू असाइन की, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ इफ a इज ग्रेटर देन 7। तो आप बताओ a इज ग्रेटर देन 7 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है यहाँ पे। Yes. ठीक है, तो प्रिंट करेगा क्या, a इज ग्रेटर, a इज एन इंटीजर। ठीक है, तो जब मैं इसको रन कराऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, a इज एन इंटीजर। वहीं अगर मैं यहाँ पे लेस देन लिखती, ठीक है, तो क्या हो जाता, फॉल्स हो जाती कंडीशन। यहाँ पे a इज नॉट लेस, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 7 है, तो सॉरी a की वैल्यू क्या है, 10 है, तो a इज ग्रेटर देन 7, नॉट लेस देन 7। तो यहाँ से इफ इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
तो उस केस में मुझे ये आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है कि अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है तो हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो रिटर्न हो रही है वैल्यू वो बूलियन फॉर्म में रिटर्न हो रही है। ठीक है, अगर इस वाले से इफ a is greater than a is smaller than 7, इस लाइन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है इट इज अ बूलियन टाइप वैल्यू, जो यहाँ पे रिटर्न हो रही है वो बूलियन वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है मुझे वो ये स्ट्रिंग मिलेगी जो मैंने दी है, जो यूजर ने दी है। ठीक है, तो यहां से जो इसका डेटा टाइप, यहां से जो आउटपुट वैल्यू होगी दैट विल बी ऑफ बूलियन टाइप, नॉट इंटीजर टाइप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पार्ट नहीं समझ आया। इफ a is greater than smaller than 7, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है आपको? बूलियन का मतलब क्लियर है? बूलियन का मतलब क्या है? Yes, ma'am. तो जहां पे भी हम बूलियन यूज करते हैं इट मींस आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर हम बूलियन यूज कर रहे हैं तो या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन जनरली बूलियन जो होता है वो यूज होता है आपका कंडीशंस में, जहां पे भी हम कंडीशंस दे रहे होते हैं। इफ क्या है, कंडीशंस के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अगर मैं कंडीशन के साथ यूज कर रही हूँ तो कंडीशन में जब भी कंडीशन होती है तो दो ही फॉर्म की वैल्यू आएगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, तो यहां से जो आउटपुट आता है, अगर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो आउटपुट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आएगा। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट का आउटपुट ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो ब्लॉक है, जो स्टेटमेंट है उस कंडीशनल स्टेटमेंट की, वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स आ रहा है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, वेरिएबल में ट्रू क्या लिखा है वो पार्ट नहीं समझ। कहाँ पे? ये वेरिएबल इज इक्वल्स टू ट्रू, यस मैम। ये तो बस मैंने एक एग्जांपल लिया है आपका इस वेरिएबल का डेटा टाइप बताने के लिए। अगर मैं इसको रन कराऊंगी ना तो देखो यहाँ पे इसका क्लास बताएगा आपको बूल, तो बूलियन टाइप का वेरिएबल जो है यहाँ पे जो डेटा स्टोर हो गया है, ये पार्ट अभी ये वाला जो है ये अलग पार्ट है, ये अलग है, ये मैंने अलग समझाने के लिए किया था। ये चीज जो है यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल में ट्रू असाइन किया है, क्योंकि ट्रू आपका क्या है, एक कीवर्ड है जो कि बूलियन कीवर्ड है। ट्रू मींस नॉन जीरो वैल्यू। तो अगर किसी भी वेरिएबल में अगर मैं ट्रू असाइन करती हूँ तो उसका डेटा टाइप क्या है, बूलियन होता है। ट्रू इज अ बूलियन, ट्रू और फॉल्स बूलियन है। अगर ट्रू की जगह मैं फॉल्स भी लिखूंगी ना तो भी इसका आउटपुट क्या आएगा, बूल आएगा। ठीक है, ओके मैम। बस मोटिव यहाँ पे इसको बताने का मोटिव यही है कि इसका डेटा टाइप क्या है। बाकी ये तो कंसेप्ट बता रही थी मैं आपको कि बूलियन कैसे वर्क करता है। इतना क्लियर है सबको? हम आपने जो a इज इक्वल टू 10 वाला एग्जांपल लिया है वो क्यों नहीं हाँ, हो रहा है फिर? क्या चीज? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे a की वैल्यू लेस देन 7 ली है, तो वो इसमें जा नहीं रहा है लूप के अंदर। इसमें अगर मैं ग्रेटर देन 7 लूंगी और फिर रन कराऊंगी तो आएगा a इज एन इंटीजर। ओके मैम अंडरस्टूड। ठीक है, तो बूलियन था, फ्लोट बताया आपको। अब इसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 + 3j। इसको मैं रन कराऊंगी तो यहाँ पे देखिए इसका डेटा टाइप क्या बताया आपको, कॉम्प्लेक्स बता दिया। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर मुझे जावा में करनी होती है, अगर जावा में आप डायरेक्टली ये लिखोगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ठीक है, जे को वो क्या करेगा, एक वेरिएबल ही लेगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? चिराग, क्या क्यों यूज किया था? आपने लिखा है क्यों यूज किया था, क्या चीज, किस चीज के बारे में आप बता रहे हो, पूछ रहे हो मीन्स?
सेमीकोलन तो मैंने नहीं यूज किया है। कोलन, अच्छा कोलन आपका यूज होता है इंडेंटेशन के लिए। जैसे आपका नेक्स्ट लाइन पे हमें जाना है, जैसे मैंने इफ लगाया तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स आएंगी उसके लिए हम कोलन यूज करते हैं। ये सिंटेक्स है आपका इसका, इट इज अ सिंटेक्स, ठीक है। तो हम फिर से आ जाते हैं अपने डेटा टाइप वाले स्लाइड पे। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम। पॉज क्यों? अभी हो रही है? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग एग्जांपल्स लिए हुए हैं। देखो num इज इक्वल्स टू 10 लिया है, तो इसका जब मैंने रन कराऊंगी तो क्लास एंड इसी टाइप का आ रहा था आउटपुट में। num2 लिया -2010, उसका टाइप जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आएगा क्लास एंड। यहाँ देखो टाइप लिखा हुआ है, प्रिंट नहीं लिखा हुआ है। द रीजन बिहाइंड दैट इज यहाँ पे ये जो तीन ये लगे हुए ना ऑपरेटर्स, तो ये आपका इंटरैक्टिव मोड का है। डायरेक्ट इंटरैक्टिव मोड पे जाओगे ना तो आप ऐसे करोगे तो रन करेगा ये, ठीक है। अब समझ में आ गया ना यहाँ पे डायरेक्ट टाइप क्यों लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंटरैक्टिव मोड पे भी एक बार करके बताइए ना। ओके ओके बताती हूँ, ठीक है। देखो ये इंटरैक्टिव मोड है, ओप सॉरी मैंने टाइप की जगह TYPR लिख दिया है। var इज इक्वल्स टू मैंने 100 लिया, ठीक है। मैं लिख रही हूँ टाइप ब्रैकेट में var, मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे आ गया int, ठीक है। var इज इक्वल्स टू var1 दूसरा वेरिएबल ले लेती हूँ, var1 इज इक्वल्स टू 209.87। अब इसका मैं टाइप कर लिखूंगी टाइप var1, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा फ्लोट, ठीक है। हम आप जो तीन ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे वो क्या? कौन सा ऑपरेटर? आपने जो अभी स्लाइड खोला था उसमें वो 3 ऑपरेटर्स थे। अच्छा वो बेटा जैसे जो वो सिंबल जो है वो आपका जो प्रॉपर शेल होता है ना उसमें आता है। ये आपका कंसोल है, इस वजह से इसमें वो लिख के नहीं है। यहाँ पे देखो उसकी जगह आ रहा है INN ब्रैकेट 17, ठीक है। वो इंटरैक्टिव, जैसे पाइथन शेल पे आप वर्क करोगे ना तो वहां पे वो लिख के आता है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, ओके मैम। चलो मैं शेयर करूँ पीपीटी वाली स्क्रीन। ठीक है, अब देखो फ्लोट है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो जब हम प्रिंट कराएंगे फ्लोट 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे ये पूरा आएगा इनटू मल्टीप्लाई करके आंसर में। बेटा जे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इट इज अ प्री डिफाइंड थिंग इन पाइथन। इंस्टेड ऑफ आई यहाँ पे प्री डिफाइन किया हुआ है जे पाइथन में, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जे यूज करते हैं, ठीक है।
आई यहाँ पे नहीं यूज करते हैं, मे बी आई किसी और चीज के लिए यूज किया जाता हो या किसी और लैंग्वेज में यूज किया जाता हो, आई फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसलिए यहाँ पे पाइथन में आई की जगह जे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला आप लोगों को क्लियर है? फ्लोट इज इक्वल्स टू -9.8 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 2। ये जो ऑपरेटर है ना डबल एस्ट्रिक, ये पावर ऑपरेटर होता है, मतलब दिस मीन्स 10 टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 2, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे पावर्स में लिखना होता है तो यहाँ पे हम डबल एस्ट्रिक लगाते हैं, अभी ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगी तो उसमें है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, -9.8 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब -9.8 इंटू 100 किया है। ठीक है, तो जब फ्लोट में ले रहा है वैल्यू तो उसका आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, टाइप क्या दे रहा है, फ्लोट दे रहा है। वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट कर रहा है और फिर उसकी क्लास बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट var2 किया हुआ है और टाइप var2 किया हुआ है। ठीक है, तो टाइप भी बता रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिखा रहा है यहाँ पे कि मैंने क्या इनपुट में दिया था। नेक्स्ट डेटा टाइप इज योर सीक्वेंस। मैम वो प्रिंट var2 और वो लास्ट लाइन आप एक बार फिर से बताएं। एक मिनट दिखाती हूँ। यहाँ पे लास्ट लाइन var2 इज इक्वल्स टू -3 + 7.2j दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, प्रिंट var2 टाइप var2, मतलब हमें क्या करना है, var2 की वैल्यू भी प्रिंट करानी है और उसका टाइप भी प्रिंट कराना है। मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ पाइथन में ही डायरेक्ट स्पाइडर पे। ठीक है, देखो var3 सपोज मैंने लिया, अच्छा यहाँ लिया हुआ है ऊपर, ये देखो यहाँ पे ना प्रिंट टाइप है। अब यहाँ पे अगर मैं var टाइप var करती हूँ, ठीक है, अब इसको मैं अगर रन करा रही हूँ तो देखो यहाँ पे 2 + 3j और ब्रैकेट में टाइप क्लास कॉम्प्लेक्स आ रहा है आउटपुट में। ठीक है, तो var2 जब हम प्रिंट में वेरिएबल, इसका प्रिंट ब्रैकेट var का क्या मतलब है कि जो वैल्यू var को मैंने असाइन कराई थी वो भी मुझे अपने आउटपुट में देखनी है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट कर रहा है 2 + 3j। ठीक है, और क्लास इसकी कॉम्प्लेक्स दे रहा है। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, var3 इज इक्वल्स टू 3 + 7.2j। ठीक है, और फिर प्रिंट कराओ, प्रिंट ब्रैकेट में var3 टाइप var3, एंटर मारो, पूरा प्रिंट होगा। मैम आपने यहाँ पे var3 क्यों लिया? ऐसे ही वेरिएबल नेम लिया है डिफरेंट, डिपेंड्स आपके ऊपर, आप ABCD कुछ भी ले सकते हो। वेरिएबल नेम इट इज वेरिएबल नेम आपके ऊपर, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ओके मैम। तो आगे बढ़े अब। यस मैम। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा सीक्वेंस। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें जो भी चाहिए होता है अपने इनपुट में, वो ऐसा नहीं है ना कि सिंगल वैल्यू ही हमें इनपुट में देनी है, हम मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे आपको देना है डेज ऑफ वीक्स इनपुट में, तो उसमें मंडे से लेके संडे तक आपको सारे नंबर्स चाहिए, सारे वो चाहिए, डेज चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम इंटीजर या प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो क्या? एक मिनट, हम इसमें ये लास्ट जो फ्लोट 2 इक्वल टू -9.8 रेज़ टू into 10 raised to 2 है। हाँ, इसको भी हम लोग रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी रन कराते हैं।
जीरोस क्यों आ रहे हैं बाद में? बताती हूँ। मैंने यहाँ लिया वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 था ना, माइनस 9.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूँ var1 कॉमा टाइप var1। ठीक है, अब मैं इसको रन कराती हूँ। देखो, पता है ये क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9.8 10 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ठीक है। ये इतने सारे जीरोस क्यों आ रहे हैं इसमें, जीरोस लास्ट में 1 आ रहा है। रीजन उसका क्या है कि हमने एक लिमिट नहीं दी है। मींस फ्लोट में क्या होता है, जब भी आप इसमें आउटपुट लोगे ना, तो जितनी इसकी लिमिट है, एक लिमिट होती है इंटीजर की कि इतने डिजिट से इतने डिजिट तक ही अलाउ करता है, ठीक है। तो जितनी लिमिट होगी उतनी लिमिट तक ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो 9.8 इंटू 100 जब आप करोगे, 10 टू द पावर 2 क्या है, 100 है, तो 9.8 इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 980, ठीक है, माइनस 980 मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये जो इतने सारे जीरो, क्योंकि इसका जो टाइप है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग है, ठीक है। इसलिए जितने पॉसिबल इसमें आपके लिमिट होती है उतने जीरोस इसमें लास्ट में वो ऐड कर देता है, ठीक है। नॉर्मल नंबर्स लेंगे हम, जैसे सपोज एक और वेरिएबल लेती हूँ जिसमें सिंपल में 9.8 डाल तो लास्ट में 1 क्यों आया? एंड करने के लिए उसको। सपोज मैं 9.8 ले रही हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूँ प्रिंट var3, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊंगी तो देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा था, पूरा एक ये है एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका आउटपुट आप लोगे तो आउटपुट आपको जो मिलेगा सिर्फ 9.8 नहीं है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 9.8 लिया और उसको प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे लिमिट दे दी इसकी कि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट तक ही जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कोई लिमिट नहीं दी है क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख के उसको पता नहीं। हाँ, तो जितनी लिमिट है जहां तक है वहां तक वो देगा आउटपुट, ठीक है। इससे ग्रेटर, इससे ज्यादा इससे आगे जीरोस नहीं बढ़ सकते हैं इसमें। बेटा मेरा चैट नहीं लिमिट कितना रहता है? लिमिट मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली इसकी कितने हैं डिजिट्स। हम जावा में तो 13 तक जा मतलब रहा होता है। है। इसमें 13 है। हम आपने जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया है 9.8 into 100, उसमें लिमिट डाल के एक बार बताइए ना। मैं बताऊंगी वो, अभी आप लोगों को जब ये फंक्शंस पढ़ोगे ना, इसमें फंक्शंस होते हैं बहुत सारे, राउंड फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। जब मैं वो पढ़ाऊंगी तब मैं वो बताऊंगी, ठीक है। अभी इकट्ठे सारी चीजें मैं बता दूंगी तो फिर वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। सब बताऊंगी। इसमें फंक्शंस यूज होते हैं, एक राउंड ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, एक आपका एंड टर्मिनेट फंक्शन यूज होता है, कई सारे फंक्शंस हैं। वो फंक्शन यूज करके मैं सब बताऊंगी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सारी चीजें तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अभी हम सीक्वेंस स्टार्ट करें। देखो जो भी है हमें ना एक सीक्वेंस में चलना होगा, क्योंकि एक चीज पे ही सिर्फ यही चीज अगर मैं बताती रहूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ है, मैंने यहाँ पे आपका पावर ऑपरेटर भी है, पावर के अलावा और भी सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं इसमें, तो सारी चीजें एक ही क्लास में नहीं बता सकती हूँ। एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस में हम धीरे धीरे करके उस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। मैं उधर दिखा रहा था ना, इसलिए पूछा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने इसमें बना के रखे हैं, ले रखे हैं बुक से, तो उसके भी मैं जब आपको प्रोग्रामिंग कराऊंगी ना तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, कौन सा फंक्शन कहाँ यूज करना है। तो आ जाओ सीक्वेंस पे।
तो सीक्वेंस कैन बी योर स्ट्रिंग, लिस्ट या ट्यूपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि अगर हमें सिंगल वैल्यू नहीं असाइन करनी है, जैसे आपका इंटीजर, फ्लोट और इसमें कॉम्प्लेक्स में क्या है, सिंगल वैल्यू, एक वेरिएबल को सिंगल वैल्यू ही असाइन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ठीक है। तो हम मल्टीपल वैल्यूज जो है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन, किसी एक भी चीज का कलेक्शन है, लाइक डेज ऑफ वीक है या नेम ऑफ मंथ्स है, ये सब क्या करते हैं, एक कलेक्शन है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो उसको हम एक ही डेटा में, एक ही वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के सीक्वेंस डेटा टाइप हैं, एक आपका स्ट्रिंग, लिस्ट और तीसरा टपल्स, ट्यूपल्स, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रिंग में आते हैं। सीधे मैं एग्जांपल से ही आप लोगों को बताती हूँ। स्ट्रिंग जो है आपका सिंगल कोट या डबल कोट्स, सिंगल कोटेशन मार्क्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंगल कोट्स में हेलो लिखूं या डबल कोट्स में हेलो लिखूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। जावा और सी में क्या था, अगर हम सिंगल कोट की बात करते हैं तो उसमें सिंगल कैरेक्टर ही ले सकते थे, वहां हम स्ट्रिंग नहीं ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग पूरी ले सकते हैं, सिंगल कोट के अंदर भी और डबल कोट्स के अंदर भी, ठीक है। उसमें आपके अल्फाबेट्स, डिजिट्स और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ सकते हैं। अगर आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिख रहे हो ना, वो सारी चीजें एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होंगी, चाहे आप उसमें नंबर्स भी लिख रहे हो, ठीक है, तो वो भी स्ट्रिंग ही काउंट होती हैं। तो यहाँ पे आओ, देखो स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू हेलो स्पेस फ्रेंड लिया है, तो ये पूरा जो है पूरी एक स्ट्रिंग है जिसमें 2 वर्ड्स लिए हैं मैंने, हेलो और दूसरा फ्रेंड है, लेकिन बीच में एक कैरेक्टर और यूज हुआ है, दैट इज स्पेस। तो ये पूरा क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग 2 लिया है डबल कोट्स में 452, तो यहाँ पे ये जो 452 है ये आपका इंटीजर टाइप नहीं है, अभी यहाँ पे इसका जो टाइप क्या हो गया, वो हो गया स्ट्रिंग टाइप। तो जैसे ही हम डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखते हैं लैंग्वेज में, तो वो क्या हो जाता है, उसका टाइप अपने आप ही चेंज होके क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है। ये क्लियर है? और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है, कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अगर मैं कोट्स लगा रही हूँ तो ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग को स्टार्ट करने के लिए मुझे कोट्स लगाना कंपलसरी है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए कोट्स लगाएंगे, एंड करने के लिए कोट्स लगाएंगे। अगर एंडिंग कोट्स नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, जितनी भी लाइंस उसके बाद हम लिखेंगे वो सारी क्या होंगी, स्ट्रिंग्स में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट। लिस्ट जो है सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होता है जिनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है लिस्ट, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको पता है क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 चीजें ली हैं, 5 ऐसे ही रैंडम कुछ भी ले उठाया हुआ है, 5 3.4 न्यू दिल्ली इज अ स्ट्रिंग 30 20C is a string, 45। तो देखो यहाँ पे 5 क्या है, इंटीजर है, 3.4 फ्लोट है, न्यू दिल्ली स्ट्रिंग है, अगेन स्ट्रिंग, अगेन इंटीजर। तो लिस्ट क्या करेगा, कोई भी आइटम्स, मतलब यहाँ पे इसके साथ ये कंपल्शन नहीं है कि जो भी चीजें मैं लिस्ट को असाइन कर रही हूँ उसका जो डेटा टाइप है वो सेम हो। हम डिफरेंट डेटा टाइप्स भी असाइन कर सकते हैं एक लिस्ट में, मतलब अगर हमें लिस्ट बनानी है तो उस केस में, ठीक है। तो लिस्ट 1 करके बताइए ना। हाँ बिल्कुल करके बताती हूँ। इसी में बता दे रही हूँ आप सबको, डिस्प्ले तो हो रहा है ना। देखो मैंने एक लिस्ट बनाई, कोई भी नेम ले सकते हो, वहां पे लिस्ट है इसलिए लिस्ट 1 लिया हुआ है, ठीक है। ABCDEFGH एनीथिंग, यू कैन टेक एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एक नंबर दिया 3, दूसरा दिया 4.5, तीसरा दिया नेम, ठीक है, 4th नेक्स्ट, मैंने दिया यहाँ पे कोई भी नंबर, लेकिन वो मैंने किस में दिया है, डबल कोट्स में, तो इट विल टेक इट एज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज 789, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ। मैम वो नंबर स्ट्रिंग में लिखने का यूज क्या है?
कोई यूज नहीं है, बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर नंबर को हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो इट विल बी टेकन एज अ स्ट्रिंग नॉट नंबर। ठीक है, कुछ तो पर्पस रहेगा ना। बताती हूँ पर्पस भी आपको अभी। देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, मैंने क्या दिया, प्रिंट लिस्ट 1। जब मैंने इसको रन कराया तो ये आपका लिस्ट प्रिंट आउट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 3 4.5 एज इट इज, जैसी लिस्ट मैंने डाली थी वैसी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो 687 जो है वो क्या था, यहाँ पे मैंने क्योंकि स्ट्रिंग डाला था इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहा है, सिंगल कोट्स में दे रहा है, इट मींस इट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरी चीज स्ट्रिंग का मैं बता दूं आपको, डबल कोट्स में अगर आप लिख रहे हो, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का str1 और इसमें मैंने लिखा नेम। ठीक है, और मैंने दूसरा स्ट्रिंग लिया, ठीक है, इसमें मैंने स्ट्रिंग डाला श्रीवास्तव। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को str3 इज इक्वल टू str1 प्लस str2 दे रही हूँ, तो इसका जो आउटपुट आएगा जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो क्या होगा, जब मैं इसको रन कराऊंगी तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये सौम्या श्रीवास्तव हो गया। यहाँ मैं इसकी जगह, नेम की जगह मैं अभी नंबर्स डाल देती हूँ, 234 है सपोज और दूसरा नंबर है 534। अब जब इन दोनों में मैं एडिशन ऑपरेटर डालूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी नॉट द एडिशन ऑफ द नंबर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया था इसलिए इसने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, 234 और 543 इन दोनों को कॉन्टिन्यूएशन में लिख दिया। ठीक है, तो जब भी अगर हम नंबर्स को भी अगर स्ट्रिंग फॉर्म में लेंगे तो इट विल नॉट परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो बताने का पर्पस ये है कि नंबर को अगर मैं कभी भी कहीं पे भी अगर आप नंबर को डबल कोट्स में ले रहे हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग नॉट नंबर। ठीक है, वहीं पे अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स हटा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स हटा दूंगी और तब इन दोनों को ऐड कराऊंगी, तब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एन आउटपुट a 3-digit number that sum up to 777। अभी क्या है ये, क्योंकि इंटीजर मैंने बना दिया था इसलिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 777। पहले क्या था, वो स्ट्रिंग था इसलिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा था, 234543। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो पर्पस यही है यहाँ पे बताने का कि एनीथिंग यू राइट इन डबल कोट्स इट विल बी टेकन एज अ स्ट्रिंग नॉट नंबर। ओह शिट, लिस्ट समझ में आ गया था आप लोगों को? लिस्ट का आउटपुट देखा था आप लोगों ने? ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे जो लिस्ट बनाई उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर भी लिया, एक फ्लोटिंग नंबर लिया, एक दो स्ट्रिंग्स ली और एक इंटीजर लिया। तो इंटीजर और फ्लोट का जो आउटपुट में आया वो तो एज इट इज आया, लेकिन स्ट्रिंग के लिए मुझे सिंगल कोट्स में मिला है। तो इसका क्या मतलब है, आउटपुट में मैं देख के जान सकती हूँ कि जब मैंने इनपुट दिया था तो इन दोनों का टाइप क्या था, वो स्ट्रिंग था। तो लिस्ट बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, लिस्ट में हम कितने भी आइटम्स डाल सकते हैं ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब यहाँ पे कोई वो बाउंड, इट इज नॉट बाउंडेड कि हमें एक ही टाइप का डेटा डालना है। ठीक है, तो इसलिए हम लिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूपल्स। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स में होता है। ठीक है, ट्यूपल्स को हम स्मॉल ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है, ये भी कॉमा से सेपरेट करते हैं। अच्छा ओके, सही लिखा है, पैरेंथेसिस में डालेंगे जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज होते हैं और यहाँ पे भी हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं इसमें भी। लेकिन लिस्ट और ट्यूपल्स में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी, म्यूटेबल और अनम्यूटेबल का डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार ट्यूपल्स के जो वैल्यू, अगर ट्यूपल्स हमने क्रिएट कर दिए तो उसकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, ट्यूपल्स जो होते हैं वो आपके इम्यूटेबल होते हैं।
ठीक है, और लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। तो डिफरेंस यही है मेन आपका लिस्ट और म्यूटेबल और वो नहीं। हाँ, क्या चीज आपने अभी जो बोला ना, जो डिफरेंस है, हाँ, म्यूटेबल और अनम्यूटेबल। म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अ टर्म म्यूटेबल? सुना है ये वर्ड? मैम चेंजेबल, लाइक हाँ। कैन बी। तो अगर मैं बोलती हूँ कि ट्यूपल्स आपके क्या हैं, इम्यूटेबल है, तो इसका क्या मतलब है? अनचेंजेबल। तो इसमें जो है हम अगर ट्यूपल्स में जो भी चीजें लिखते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट में क्या है, हम चेंज वैल्यूज को नहीं कर चेंज, सकते इन द सेंस, मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन। मतलब अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने लिस्ट 1 बनाया था, है ना, इसमें मैंने जैसे यहाँ पे वैल्यूज दे दी इसकी 5, 3.4 या जो भी वैल्यूज मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि लिस्ट एक आपका, ये जो लिस्ट है ये प्रिपेयर हो जा रही है मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो अभी क्या है, इसकी जो वैल्यूज हैं, अगर मैं यहाँ पे सपोज ये न्यू दिल्ली की जगह कोई और वैल्यू डालूं, तो उसमें क्या होगा, इसी मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सिंपल है, अगर न्यू दिल्ली की जगह सपोज मुझे मुंबई डालना है, तो यहाँ पे वैल्यू वो मुंबई की चेंज हो जाएगी, दैट्स इट, सिंपल है। लेकिन अगर मैं ट्यूपल्स की बात करूं, तो ट्यूपल्स में अगर सपोज यहाँ पे मुझे एप्पल की जगह कोई और वैल्यू डालनी है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो मेमोरी लोकेशन है ये ट्यूपल्स की, पहले ये पूरी प्लेस डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगी। उस केस में क्या होता है कि ये जो प्लेस है ये पूरा क्या होगा, यहाँ से फिनिश होगा, डिलीट होगा, और फिर नया लोकेशन क्रिएट होगा, और फिर उस पे वैल्यू, सपोज एप्पल की जगह मुझे बनाना देना है, तो फिर उसकी जगह एक नया ट्यूपल क्रिएट होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और फिर वहां पे ये वैल्यूज असाइन होंगी। डिफरेंस क्लियर हुआ? मैम मतलब ये फाइनल जैसा है? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट चेंज करने के लिए क्या होता है, हमें पूरा नया ऑब्जेक्ट, पूरा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाना होता है, क्रिएट होगा। मैं करके दिखाती हूँ, करके दिखाने में एक्चुअली उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा आप लोगों को रन करा के, कंसेप्ट समझना इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ, इसमें लिखती हूँ, ठीक है। सपोज मैंने लिस्ट वन बनाया, एक स्क्वायर ब्रैकेट 2, 3, 4, 3 नंबर्स ले लिए इसमें, और दूसरा मैंने एक ट्यूपल बनाया, ट्यूपल 1, ठीक है। इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में ले रही हूँ, 2, 4, 6, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब मैं प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट लिस्ट 1, प्रिंट ट्यूपल 1, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊंगी, मुझे दोनों वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे लिस्ट 1 को चेंज करना है। लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 2, 3, 4 की जगह मैंने इसमें एक स्ट्रिंग दे दी, एक नंबर दे दिया, एक फ्लोट दे दिया, ठीक है। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, और ट्यूपल को मैंने चेंज किया, ट्यूपल में मैंने यहाँ पे 6 की जगह एक स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। और फिर इसको मैंने प्रिंट करना है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो हो क्या रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट देख के हमें क्या लग रहा है कि मैम तो बोल रही थी कि वो ये वाला आपका क्या है, म्यूटेबल है, ये वाला इम्यूटेबल है, लेकिन चेंजेस तो हो रहे हैं। लेकिन चेंजेस जो हो रहे हैं एट दी बैक एंड, ये हमें चेंजेस नहीं पता चल रहे हैं। रीजन क्या है उसका, जब ये लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, जब मैंने लिस्ट में चेंजेस किए, तो ये 2 डिलीट होके 2 की जगह KRT आ गया, ठीक है। 3 की यहाँ पे 3 की जगह 2 आ गया, 4 की जगह 4.5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, उसी मेमोरी लोकेशन पे चेंजेस हो गए, वो प्लेस डिस्ट्रॉय नहीं हुई लिस्ट की,
लेकिन जब मैं ट्यूपल्स की बात कर रही हूँ तो ट्यूपल्स की केस में क्या है, ये वाला जो स्पेस मेमोरी लोकेशन इसको असाइन हुआ था ट्यूपल 1 को, ये पूरा डिस्ट्रॉय हुआ, ये पूरा इरेज हुआ और नया स्पेस क्रिएट हुआ जिसमें ये तीनों नई वैल्यूज इसको असाइन हुई। अभी समझ में आया? तो दोनों सेम ही हुए ना? मतलब वो दोनों सेम ही लग रहे हैं सेम क्या, लिस्ट और टपल सेम है? मैम। हाँ मैम। लिस्ट और टपल्स में जो असाइनमेंट्स है वो वही है, जो डिफरेंस है उनका असाइनमेंट्स का है। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट में असाइनमेंट करते हैं, टपल्स में स्मॉल ब्रैकेट्स में करते हैं, ठीक है। लेकिन लिस्ट और टपल्स में सिर्फ म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस है। लिस्ट में वी कैन मेक चेंजेस और ट्यूपल्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस इन दोनों चेंजेस में यही करना ही है। होगा तो हम ऊपर जहाँ लिखा था वहां जाके चेंजेस नहीं कर सकते? बेटा जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इसमें, सपोज मुझे लिस्ट 1 में ही कुछ और मॉडिफिकेशंस करने होते, ठीक है, अगर मुझे लिस्ट 1 में ही कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते, ठीक है, तो हम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिस्ट 1, ठीक है। एक बार आपका यहाँ पे लिस्ट आपका प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, उसका मॉडिफाइड वर्जन प्रिंट हुआ, मैंने मॉडिफाई कर दिया लिस्ट को। लेकिन मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन ट्यूपल्स। ट्यूपल्स में क्या होता है, पूरा पूरा ट्यूपल डिस्ट्रॉय होके दोबारा वेरिएबल क्रिएट होता है। यहाँ पे इन दोनों में यही डिफरेंस है। देखो इसको हटाओ यहाँ से, एक्चुअली ये चीजें ना बैकएंड पे चल रही हैं, तो इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द आउटपुट, ठीक है। तो हम आउटपुट पे उसको रिफ्लेक्ट करके नहीं दिखा सकते हैं, हम सिर्फ उसका कंसेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट उसका क्या है, आप वो समझिए। जब आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है, जो आपकी हाई लेवल कोडिंग्स होती हैं, वहां पे हम यूज करते हैं ट्यूपल्स को, जहां पे हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि उनकी वैल्यूज आगे जाके चेंज ना हो, ठीक है, तब हम वहां पे ट्यूपल्स यूज करते हैं। चलो आई गेस कि टाइम हो रहा है 10:35, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं आपको इसका एक काम करूंगी, मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू लिस्ट और ट्यूपल्स, मतलब प्रॉपर ही एक प्रोग्राम में लिस्ट और ट्यूपल दोनों चीजें लेके ना एक साथ समझा दूंगी, ठीक है। तो मैं नोट्स भी बेटा मैं पीडीएफ गीता मैम को सेंड कर दूंगी, आप लोग उनसे, मैं उनसे बोल दूंगी कि वो आपको वो मैम कर आप देंगे। डायरेक्टली ग्रुप में भेज दीजिए ना। मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ। अब आप सीएस का ग्रुप बना सकते हो। हाँ मैम, पिछले क्लास का भी बाकी है। हाँ मैम। अभी अभी मैं क्या करती हूँ, मैं आपके ये और भी जो टीचर्स हैं ना जिनको जिनसे मेरी बात होती है, मैं उनको भी सेंड कर दूंगी, मैं उनको बोलूंगी कि वो लोग शेयर कर लेंगे नोट्स, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्रुप बनाने वाली। आई हैव टू ओके डिस्कस मैम। इट विद अदर्स ना, मुझे बात करनी होगी उसके लिए सबसे, ठीक है। तो मैं आपके कोऑर्डिनेटर से बात कर लेती हूँ, अगर इफ ही और शी अग्रीज टू शेयर माय नंबर तो मैं कर दूंगी, ठीक है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन शेयरिंग अ नंबर, बट मुझे बात करनी होगी पहले, ठीक है। बाकी मैं नोट्स अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और दूसरा, नेक्स्ट टर्म में वी विल स्टार्ट विद लिस्ट एंड ट्यूपल्स। What I'll do, I'll make a program, बट हाँ ये है कि हो सकता हो उस प्रोग्राम में जो सारे कंसेप्ट हो वो आपको ना समझ में आए, बट डिफरेंस जो होगा ना लिस्ट और ट्यूपल्स में, वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे क्रिएट हो रहा है। मैम आइदर आप वो लिंक भी डाल दीजिए। ठीक है बेटा, मैं शेयर कर दूंगी लिंक। एक्चुअली मैंने उस नोट्स में ना लिंक भी दिया था, जिन्होंने नोट्स देखी होंगी उसमें होगा लिंक, लेकिन मैं दोबारा आपको शेयर, मैं मैम अभी वो नोट्स जो, भेजा नहीं मैम ने नोट। कोई बात नहीं, मैं लिंक एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करके भेज देती हूँ उनकी नंबर पे, ठीक है। तो वो मैम आपको या शेयर फिर हो आप सकता अभी बता दीजिए ना, हम लोग कर लेंगे। है। ओके, लिंक एक मिनट मुझे ओपन करना होगा। मैं पूरा बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लो उसको।
आप एवरीवन पे मैसेज कर सकते हो। ओके, मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ उस पर। एक आपका ट्यूटोरियल्स पॉइंट करके भी है ना, वो भी लिंक आप डायरेक्ट, अगर आप पे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन भी आप लोग रन करा सकते हो। ये लिंक आया ट्यूटोरियल्स पॉइंट का, इसमें आप डायरेक्टली जाके अपना कोड रन करा सकते हो। और दूसरा लिंक जो है आपका डाउनलोड लिंक जो है वो ये है, मैं सेंड कर रही हूँ। हाँ, लैपटॉप या पीसी मैंडेटरी है फॉर कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट। ओके, ये तो प्राइवेटली हो गया, जस्ट अ मिनट। anaconda.com products/individual। तो इसमें आप जब बॉटम ऑफ द पेज पे जाओगे ना, सबसे नीचे, तो वहां पे आपको स्पेसिफिकेशन दिखेगा कि कौन सा आपका वो है, विंडोज है, मतलब कौन सा ओएस है, मैक ओएस है या लाइनक्स है, जो भी है। फिर उसमें आप जितने भी बिट का आपका वो है, आपका ओएस है, उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक पे जाके। ठीक है, डाउनलोडेड बट नॉट ओपनिंग। दोबारा से डाउनलोड करो उसको डिलीट करके। ठीक है, ठीक है, चलो। सो बाय फॉर नाउ। और नेक्स्ट टर्न पे आई ट्राई कि मैं वो इसमें सीखी करती है, लैपटॉप में सीखी भी होती है। अच्छा कितने बजे है?